हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज कुकड़ेजा कॉमर्स एकेडमी। सो गाइस, मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ में आप लोगों के एडुकेटर रीटा रानी, मैं आप लोगों के साथ में यूजीसी नेट कॉमर्स के पीवाईक्यूज को आप लोगों के साथ में कवर करवा रही थी। यूजीसी नेट कॉमर्स के अकाउंटिंग की सीरीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, तो ये आप लोगों के पास में अकाउंटिंग की पीवाईक्यू सीरीज है। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में दिसंबर 2012 के पीवाईक्यूज को कवर करवा रही हूँ। ये आप लोगों के पास में पार्ट नंबर सेकंड आप लोगों के साथ में कवर करवाया जा रहा है। सो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। पहला क्वेश्चन आप लोगों के साथ में, इन द मार्जिनल कोस्टिंग। मार्जिनल कोस्टिंग क्या होता है? मार्जिनल कोस्टिंग में कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू। सो मार्जिनल कोस्टिंग क्या होता है? जहां पर हम लोग क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट के अंदर केवल किसको इंक्लूड करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट को ही क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं, फिक्स कॉस्ट को कंसीडर नहीं करते हैं। तो उसमें जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो आप लोगों के पास में किसके बराबर होता है? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होता है। तो कंट्रीब्यूशन के आप लोगों के पास में दो फॉर्मूलाज रहते हैं। एक क्या होता है? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है, और एक हम लोगों के पास में क्या रहता है? फिक्स कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट आप लोगों के पास में रहता है। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फंड अवेलेबल विद ए कंपनी आफ्टर पेइंग ऑल द क्लेम इंक्लूडिंग टैक्स एंड डिविडेंड। तो कंपनी ने क्या करा? कंपनी को प्रॉफिट होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसके अंदर से कंपनी क्या पे करती है? इंटरेस्ट को पे करती है। तो कंपनी के पास में क्या आ जाता है? अर्निंग बिफोर टैक्स। उसके बाद में कंपनी क्या पे करती है? टैक्स को पे करती है। फिर हम लोगों के पास में क्या बच जाता है? अर्निंग आफ्टर टैक्स। उसके बाद में कंपनी के पास में दो ऑप्शन होते हैं। उसकी अर्निंग को या तो वो बांट देती है तो उसको क्या कहा जाता है? डिविडेंड कहा जाता है। और अगर बचाकर रख लेती है तो वो आप लोगों के पास में क्या होता है? रिटेन्ड अर्निंग हम लोगों के पास में रहता है। तो जो फंड अवेलेबल है कंपनी के पास में क्लेम को पे करने के बाद में, तो टैक्स भी पे कर दिया, डिविडेंड भी पे कर दिया, तो क्या बच गया? रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। रिटेन्ड अर्निंग को और क्या कहा जाता है? प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स का भी नेम दिया जाता है। रिटेन्ड अर्निंग को और क्या कहा जाता है? प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रेफर्स टू द ओनली इवेंट विच आर कंसर्न विद द बिजनेस फर्म। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होती है? वो इवेंट होते हैं जो बिजनेस फर्म के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो ये भी करेक्ट है। और इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, सो बोथ आर करेक्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम लोगों के पास में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? इसमें हम लोगों के पास में ट्रेडिंग अकाउंट को इंक्लूड किया जाता है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को इंक्लूड किया जाता है, और बैलेंस शीट को इंक्लूड किया जाता है। और याद रखिएगा, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रहती है इसमें केवल क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को ही हम लोग फोकस करते हैं, क्वालिटेटिव को इग्नोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एबीसी लिमिटेड हैज डिक्लेयर्ड 40% डिविडेंड। मैंने अभी बताया प्रॉफिट का कंपनी क्या करती है? या तो बांट देती है या फिर बचा के रख लेती है। तो उसने 40% डिविडेंड बांट लिया, तो इसका मीनिंग हम लोगों के पास में क्या रहता है? द कंपनी हैज डिक्लेयर्ड 40% ऑफ द नेट प्रॉफिट एज डिविडेंड। द कंपनी हैज डिक्लेयर्ड 40% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एज डिविडेंड। या ये 40% का मीनिंग क्या है? ऑन इशू कैपिटल 40% या पेड अप कैपिटल। सो इसका मीनिंग क्या रहता है कि कंपनी क्या करती है? पेड अप कैपिटल, कंपनी की जो पेड अप कैपिटल है, जितनी कंपनी के पास में आ चुके हैं, उसके ऊपर वो 40% डिविडेंड पे करती है। ठीक है, पेड अप कैपिटल जो कंपनी को रिसीव होती है शेयर होल्डर से, वो क्या रहती है? पेड अप कैपिटल रहती है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन प्रिपेयर करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो है वो क्या करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को प्रिपेयर करता है। और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट कब बना था? 1949 में बना था। सो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है, ये आप लोगों के पास में क्या रहता है? टू प्रिपेयर द अकाउंटिंग रिपोर्ट, टू कंप्लाई विद लीगल फॉर्मेलिटीज, टू हार्मोनाइज द डाइवर्स अकाउंटिंग प्रैक्टिस, और टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सो इसके अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों बनाए जाते हैं? कि ताकि हर जो
फॉर्म है वो सेम सा रिप्रेजेंट करे, सेम प्रोसीजर को फॉलो करेगी तो सेम रिप्रेजेंट करेगी। तो ये डाइवर्सिफाइड जो प्रैक्टिस होती है उनको हार्मोनाइज करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। फर्स्ट, एक्टिविटी रेशियोज शोज वेयर द कंपनी इज गोइंग। एक्टिविटी रेशियो के अंदर हम लोगों के पास में क्या आता है, एफिशिएंसी रेशियो को क्या किया जाता है, एक्टिविटी रेशियो में क्या आता है, एफिशिएंसी रेशियो आते हैं। इसके अंदर हम लोग किस चीज को इंक्लूड करते हैं, डेटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इन सबको क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। तो ये क्या शो करते हैं, कंपनी कहाँ जा रही है। बैलेंस शीट रेशियो शोज हाउ द कंपनी स्टैंड। सो बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट। बैलेंस शीट जो रहती है वो आप लोगों के पास में क्या होती है, किस चीज को शो करती है, फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है, ठीक है। और ये आप लोगों के पास में क्या कैसे प्रिपेयर की जाती है, एज ऑन या फिर एज एट प्रिपेयर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो क्या शो करता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को, ये आप लोगों के पास में कौन से नेचर का होता है, नॉमिनल नेचर का होता है। नॉमिनल नेचर क्या होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। तो ये आप लोगों के पास में नॉमिनल नेचर का होता है। ओके, जो रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट होगा वो आप लोगों के पास में रियल नेचर का होगा, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर नॉमिनल नेचर का होता है, ठीक है। और अगर हम लोगों के पास में क्या होता है, इनकम ज्यादा होती है एक्सपेंडिचर से, सो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, सो इट रिप्रेजेंट द सरप्लस। और अगर एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, इनकम से ज्यादा होते हैं, सो इट रिप्रेजेंट द डेफिसिट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, और आपको पता है 3 टाइप के अकाउंट होते हैं। रियल अकाउंट जो किसको शो करता है, एसेट्स को शो करता है, जिसका क्या रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर के ऊपर अप्लाई होता है, इसका क्या रूल होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। पर्सनल अकाउंट पर्सन के ऊपर अप्लाई होता है, जिसका क्या रूल होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट 3 टाइप का होता है, नेचुरल पर्सन जिसमें राम श्याम हम लोग आते हैं, एक आर्टिफिशियल पर्सन जो कंपनी, और एक क्या आता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट आता है। सो कमेंट करके बताइएगा इसका है कोई भी एग्जांपल। सो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का कोई भी एग्जांपल। तो ये आप लोगों के पास में क्या होते हैं, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है, हम लोगों के पास में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए या प्रीपेड हो गए। तो कुछ भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के आगे या पीछे कुछ भी जोड़ दिया जाता है, अक्यूड हो गए, अनअर्न्ड हो गए, सो ये क्या होते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ग्रुप को। तो ये क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री को, फिनिश गुड्स की, वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंट्री को इंक्लूड किया जाता है। इन्वेंट्री एक पार्ट होता है किसका, वर्किंग कैपिटल का। इन्वेंट्री इंक्लूड गुड लाइकली टू बी परचेज, तो परचेज वाला नहीं आएगा। इन्वेंट्री हम लोगों के पास में क्या होता है, जो भी हमारे पास स्टॉक रह जाता है वो क्या होता है, इन्वेंट्री होता है। तो इन्वेंट्री के अंदर रॉ मटेरियल भी आ सकता है, फिनिश गुड्स पे, वर्क इन प्रोग्रेस पे, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर करंट रेशियो जो है वो आप लोगों के पास में क्या है, 2:1, और वर्किंग कैपिटल कितनी है, 60,000। ओके जी, तो यहाँ पर हम लोग सपोज करते हैं जो करंट रेशियो है, तो इसका फॉर्मूला आप लोगों के पास में क्या रहता है, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी होता है। क्या फॉर्मूला रहता है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी हम लोगों के पास में रहता है। सो ये कितना है, 2:1 है। सो करंट एसेट्स हम लोगों के पास में कितने की हम लोग, तो अगर ये 2:1 है तो इसका मीनिंग हम लोगों के पास में क्या हो जाएगा कि जो करंट एसेट्स हैं वो कितने की हो जाएंगी, हम लोगों के पास में 200 की, और करंट लायबिलिटी कितने की हो जाएंगी, 100 की। सो वर्किंग कैपिटल आप लोगों को पता है क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। सो 200 में से 100 को माइनस करेंगे तो वर्किंग कैपिटल कितनी आ जाएगी, 100 हम लोगों के पास में आ जाएगी, ठीक है जी। तो अगर वर्किंग कैपिटल जो है वो आप लोगों के पास में कितनी है, 100 है, तो हम लोगों के पास में करंट एसेट्स कितनी है, हम लोगों को पता है ये कितनी है, 200 है। अगर ये 1 होगा तो ये कितनी हो जाएंगी हम लोगों के पास में, 200/100, और ये आप लोगों के पास में कितनी है, 60,000 है। तो ये आप लोगों के पास में कितनी आ जाएगी, 1,20,000 आ जाएगी। सो ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज यूज्ड एज फंड इन द प्रिपरेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो फंड फ्लो क्या शो करता है? फंड के बैलेंस को शो करता है। फंड का मीनिंग क्या होता है? नेट वर्किंग कैपिटल होता है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? नेट वर्किंग कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है। नेट वर्किंग कैपिटल का नेचर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, तो बताया था नेट वर्किंग कैपिटल क्या होती है? क्वालिटेटिव नेचर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है? आजकल क्या किया जाता है? बहुत ज्यादा विंडो ड्रेसिंग की जाती है एंड दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। विंडो ड्रेसिंग में हम लोग क्या करते हैं? जो प्रॉफिट होता है उसको सही से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, जो एसेट्स होती है उसको बढ़ाकर लिखते हैं, लायबिलिटीज को कम कर लिखते हैं, प्रॉफिट्स को ज्यादा शो कर लिखते हैं। तो झूठा दिखावा करना, विंडो ड्रेसिंग करना, तो इसको प्रोहिबिट किया गया, इसको मनाही की गई है। किसके तहत? कंजर्वेशन कंसेप्ट। कंजर्वेशन कंसेप्ट क्या कहता है? ये प्रूडेंस कंसेप्ट भी होता है। ये क्या कहता है? फ्यूचर में होने वाले लॉस को लॉस नहीं मानना है, लेकिन फ्यूचर में होने वाले लॉस को पहले ही हम लोगों ने क्या करना है? कंसीडर कर लेना है, लेकिन प्रॉफिट को कंसीडर कर नहीं चलना है। कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, सब चीज को डिस्क्लोज करो, जितने भी थिंग्स हैं। मेटेरियलिटी क्या कहता है? जितने भी मटेरियल थिंग्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट थिंग्स है, केवल उसको शो करना है। ठीक है, तो इसको प्रोहिबिट किया जाता है बिकॉज ऑफ कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर के अंडर, क्योंकि ये कहते हैं कि सब चीजों को डिस्क्लोज करना है, तो इसीलिए विंडो ड्रेसिंग नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, असर्शन एंड ए रीजन। रेशियो एनालिसिस, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज किया जाता है, उसकी काफी सारी टेक्निक होती है। रेशियो एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट। So ratio analysis is one of the tool employed to know the financial health of a concern. And ratio analysis is not the only technique available to take investment decision. So both are correct. कि ratio analysis एक tool है फाइनेंशियल हेल्थ को जानने का, और ये केवल टेक्निक ही नहीं है, ये अकेली टेक्निक नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हम लोगों के पास में। ओके, अलग अलग टाइप के रेशो होते हैं, लिक्विडिटी रेशो, एफिशिएंसी रेशो। ओके, move to the next question. Which one of the following relate to measure of the non financial performance? एक फाइनेंशियल जिसको हम लोग मॉनेटरी टर्म में होती है, या फिर उसको हम लोग मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, वो होगी फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल जो ना तो मनी की फॉर्म में और ना ही हम लोग उसको मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन नॉन फाइनेंशियल है, हम लोग इसको मेजर नहीं कर सकते। बिजनेस प्रोसेस इंप्रूवमेंट नॉन फाइनेंशियल है। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ये आप लोगों के पास में नाम से क्लियर है, ईवीएम, तो ये क्या होता है? फाइनेंशियल नेचर का होता है, ये नहीं आएगा। कितना लर्न किया गया है, ये भी आएगा। सो 1 to 4 आपके पास में आ जाएगा। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस December 2012 पेपर। तो कंसिडर द फॉलोइंग, ओके, secured creditor, unsecured, partner who have granted loan and partner who have contributed over and above the profit sharing ratio। ठीक है, जिन्होंने अपने रेशियो से ज्यादा पैसा लगाया हुआ है। तो करेक्ट सीक्वेंस बताना है जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है। एक आप लोगों, डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? जब क्या होती है? फर्म क्या होती है? बंद हो जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है? डिसोल्यूशन कहा जाता है। तो जो डिसोल्यूशन, एक आप लोगों के पास में 2 टाइप का होता है। एक क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जहां पे फर्म बंद हो गई, ठीक है, फर्म दोबारा नहीं बनेगी। और एक क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जहां पर हम लोगों के पास में क्या होता है? पार्टनरशिप का एग्रीमेंट, जो एक एग्रीमेंट होता है ना, वो क्या होता है? खत्म हो जाता है और उसकी जगह पे क्या आता है? एक नया एग्रीमेंट बनता है। ओके, तो उसको क्या कहा जाता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों को अरेंज करना है, तो सीक्वेंस क्या रहेगा? तो सबसे पहले किसकी पेमेंट की जाती है? जब फर्म का डिसोल्यूशन हो गया, फर्म बंद हो गई, तो सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की पेमेंट की जाती है जो सिक्योर्ड है। फिर क्रेडिटर्स को पहले पे किया जाता है, फिर अनक्रेडिटर को पे किया, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पे किया जाएगा। उसके बाद में जिस पार्टनर का जो लोन होता है उसको शो किया जाता है। उसके बाद में जो भी बचेगा वो पार्टनर, जिस पार्टनर ने ज्यादा पैसा लगा रखे है उसको दे दिया जाएगा। फिर जो बचेगा वो पार्टनर के बीच में बांट दिया जाएगा। ये सीक्वेंस याद रखने हैं। एक आप लोगों के पास में जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है तो उसके अंदर भी सीक्वेंस होता है। सबसे पहले लीगल चार्जेस पे किया जाता है, फिर लिक्विडेटर का रेमुनरेशन, लिक्विडेशन का रेमुनरेशन, फिर लिक्विडेटर का रेमुनरेशन, फिर तो वहां पे भी एक सीक्वेंस है, उसको भी याद रखिएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू टू एवरीवन।